वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स का अगला लेक्चर। इस पे भैया हम लोग क्या पढ़ लिए थे? हम लोग पिछले लेक्चर पे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एंड कैपेसिटर के बारे में हमने थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी, बहुत छोटी छोटी, कि किसे कहते हैं, क्या होता है। तो अब बात आती है कि यार हम कैपेसिटर वगैरह पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, पढ़ तो रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए ना, कि भैया हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, एक मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि देखिए, यदि आपको मान के चलिए कि एसी चालू करना है। क्या चालू करना है? एसी चालू करना है। तो होगा क्या ये कि एसी को चलाने के लिए अधिक पावर की जरूरत है। बात समझ रहे हो? एज कंपेयर टू, जैसे मान के चलो कि यदि आपको सीएफएल जलाना है, बल्ब जलाना है, तो क्या करेंगे? आपने बटन चालू किया, चल गया। ठीक है, एसी को चालू करने के लिए आपको ज्यादा पावर की जरूरत है। और यार करंट तो आपकी वही आ रही है, हर जगह पर 220 वोल्ट का करंट जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो ऐसी क्या चीज है जो एसी को तुरंत पावर दे? ठीक है, तो हम करते क्या है कि क्या करते हैं कि एक कंडेंसर, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, नाम सुना है ना, कि पंखे का कंडेंसर खराब हो गया, नाम सुना है, पक्का सुना होगा। तो कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर का काम यह है कि वह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मतलब वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, अपने अंदर संचित कर लेता है। अपने अंदर क्या कर लेता है? संचित कर लेता है। और जब जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है, तो उसे क्या करता है, वह किसी उस पर्टिकुलर उपकरण को क्या करता है, दे देता है। वह ऊर्जा क्या करता है, उस पर्टिकुलर उपकरण को दे देता है जब जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर का, यानी संधारित्र का काम क्या है? संधारित्र करता क्या है? यह वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, अपने अंदर संचित कर लेता है, और जब जरूरत पड़ती है तब उस उपकरण को दे देता है जिसको जरूरत होती है। ठीक है, तो लिखिएगा, संधारित्र, संधारित्र वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संचित करता है, और जब किसी बड़े उपकरण को चालू करने के लिए अधिक विद्युत धारा की जरूरत होती है। विद्युत धारा की जरूरत होती है, तो यह अपनी ऊर्जा उस उपकरण को दे देता है। बात समझ में आ गई कि संधारित्र का काम क्या है? संधारित्र का काम है आपकी वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संचित करना। और यह संचित क्यों करता है? हम संचित क्यों करते हैं? हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ उपकरण को चालू होने के लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा करंट की जरूरत का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि 2000 एम्पियर 3000 एम्पियर, नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 50 एम्पियर की करंट बहुत बड़ी करंट मानी जाती है। बात समझ रहे हो? 50 एम्पियर की करंट बहुत बड़ी करंट मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा विद्युत ऊर्जा की जरूरत हुई, धारा की जरूरत हुई, नहीं, ऐसा नहीं है।
जरूरत आपकी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आपके घर में करंट जाती है ना किसी भी चीज को, आपकी एसी में 25 एंपियर की करंट जाती है भैया, बात समझ रहे हो। पंखे में आपको 3 एंपियर 4 एंपियर में करंट चल जाता है, बात समझ रहे हो। आपका जो बल्ब होता है, बल्ब आपका 2 एंपियर के लिए करंट जो जाता है उसके लिए मोर देन सफिशियंट है। आपका कूलर जो होता है, कूलर आपका 7 एंपियर की करंट पे चल जाता है, ठीक है। तो 25-50 एंपियर बहुत बड़ी चीज हो गई, बात समझ रहे हो। आपके जितने भी उपकरण हैं, यह आपके ज्यादा से ज्यादा आपके जो घरों में यूज होते हैं, यदि आपने एसी यूज किया है तो मैक्स टू मैक्स वो आपको 25 एंपियर की करंट लेता है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है। तो विद्युत धारा का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी विद्युत धारा की जरूरत पड़ी तो आप कह दो कि नहीं यार 1000 एंपियर की जरूरत पड़ेगी, नहीं, कितने की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 एंपियर की। और हम करते क्या है, उसको 50 एंपियर हम इकट्ठा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो करंट आ रही है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 एंपियर की होती है। कितनी होती है, 5 एंपियर की सप्लाई होती है। अब 5 एंपियर में आप 25 का कैसे दे देंगे, तो हम क्या लगा देते हैं, कंडेंसर। वह जो ऊर्जा आती जाती है उसके अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और जब उसको चालू करने की जरूरत होती है तो वो कहता है ले भाई ले ले अपनी ऊर्जा, ले ले अपनी ऊर्जा, उसे दे देता है और वो चालू हो जाता है, फिर रनिंग में कम लगता है। तो यही चीज है, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए संधारित्र की जो चीजें हैं, जो संधारित्र को जो डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। किस भागों में, 2 भागों में। तो लिखिएगा संधारित्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है आइसोलेटेड स्फीयर कैपेसिटर। बिलगित गोला संधारित्र, ठीक है। दूसरा होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या कहते हैं, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो अब देखिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आइसोलेटेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर या आइसोलेटेड गोला संधारित्र, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, आइसोलेटेड स्फीयर कैपेसिटर, ठीक है। आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर या जो भी है, सब सारी चीजें इन्हें पढ़ते हैं। तो ये चीज आप पहले लिख लीजिए, लिख लिया हो तो अब मैं इसको हटा देता हूं, फिर देखते हैं। देखो मुद्दे की बात देखो, हो क्या रहा है कि आपने क्या किया है भैया, यहां पर मैं पहली चीज पढ़ रहा हूं, पहला है आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर या आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, जो भी लिखना, आइसोलेटेड स्फीयर कैपेसिटर, जो भी आप लिखना चाहें लिख लो। पहला वाला केस है। पहले वाले में हम क्या करते हैं कि ये रहा आपका स्फीयर, मतलब गोला बना लिया, ये गोले का आकार का हो गया, किसका आकार का हो गया, गोले के आकार का। अब देखो यह क्या करता है, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को अपने अंदर संचित करता है, वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संचित करता है। किस रूप में संचित करता है, आवेश के रूप में। किस रूप के में संचित करता है, आवेश के रूप में। तो भैया यार अब इसे आवेश क्या करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर मान के चलो कि कुछ चार्ज है, थोड़ा बहुत है, शुरुआत पे थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या है, चार्ज है। इसकी रेडियस कितनी है, आपकी आर है मान लो, इसकी गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। इस पर जो
थोड़ा बहुत चार्ज है। हम करते क्या है कि हमको इसको क्या करना है, ऊर्जा देना है, क्योंकि ये तो संचित करेगा ना। ऊर्जा क्या करेगी, इसका काम क्या है, ऊर्जा को संचित करना। अब ये ऊर्जा संचित कैसे करेगा भैया, हम क्या करते हैं, हम तो ठहरे बाहुबली, बात समझ रहे हो, हम तो ठहरे बाहुबली, तो करेंगे क्या, यहां पर आपका छोटा सा चार्ज, हर एक चार्ज को क्या करेंगे हम लोग इनफाइनाइट पे मानते हैं, और यहां से यहां तक लेकर जाएंगे इस गोले तक, तो यहां से यहां तक जो काम करना पड़ेगा वह काम किसके रूप में संचित हो जाएगा, वह आपका इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई क्यों आवेश को हमने कहां पर माना कि हम कहां से, भाई इसको चार्ज देना है, इसको आपको चार्ज देना है, आवेश देना है, चार्जिंग करना है, ठीक है, चार्जिंग करना है। तो चार्जिंग कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि आपका आवेश कहां पर रखा है, इनफाइनाइट से हम अनंत से लेकर आते हैं और उसको यहां पर रखते हैं, बाकी चीजें निकालते हैं। तो यहां पर क्या किया कि मैंने क्यू चार्ज को यहां पर रख दिया अनंत पर, और अनंत से मैं क्या कर रहा हूं, क्यू चार्ज को उठा करके इस स्फीयर तक ला रहा हूं। तो क्यू चार्ज को इस गोले तक लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वही काम किसमें संचित हो जाएगा, आपका वही काम जो है इसके लिए जो है इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, खत्म बात। तो लिखिएगा, माना क्यू आवेश को अनंत से गोले तक ला रहे हैं और इसको अनंत से गोले तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य गोले में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब क्या कर रहे हैं कि देखिए, इस पे हम चार्ज देते जाएंगे, इस पर हम चार्ज क्या करेंगे, देते जाएंगे। पहले बात समझ लो, इस गोले पर हम चार्ज क्या कर रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो चार्ज तो आपका बढ़ ही रहा है, ठीक है। और जब इसको चार्ज देते जाएंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। चार्ज देंगे, जब किसी चीज को आवेश देते हैं तो आवेश देने के साथ साथ उसका क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। लिख लीजिए, जब किसी चालक को आवेश देते हैं, चालक को आवेश देते हैं तो इस चालक का विभव भी बढ़ेगा, विभव भी बढ़ता है। बात क्लियर हुई। चलिए, तो अब भैया हम इसको आवेश तो दे ही रहे हैं, तो जितना हम Q बढ़ाएंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वोल्टेज के। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहे हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो यहां पर एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, Q बराबर C इंटू V। जहां पर C आपका क्या है, C आपका है नियतांक है, क्या है, नियतांक है। और इसी नियतांक को क्या कहा गया है, कैपेसिटर कहा गया है, कैपेसिटी कहा गया है, कैपेसिटी क्या कहा गया है, कैपेसिटी कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है, कैपेसिटी कहा गया है। ठीक है, तो यहां से आप C बराबर निकालेंगे
तो क्या निकलेगा, C बराबर हो क्या हो जाएगा, Q अपान V, जहां पर यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटी बराबर क्या हो गया, चार्ज, Q क्या है आपका, चार्ज है, चार्ज अपान वोल्टेज या पोटेंशियल कह सकते हैं। तो चार्ज की ये रहा आपका। चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करिए, इसे नोट कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, देखा जाए। चलिए लिख लिया। तो यहां से यदि मैं अब यूनिट की बात करूं, यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होगी यानी कि जो मात्रक होगा, मात्रक के लिए आते हैं, मात्रक, तो एसआई मात्रक की बात करते हैं, एसआई यूनिट की। तो आपका C बराबर क्या दिया हुआ है, Q अपान V। Q अपान V का मतलब क्या हुआ, Q हो गया चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, क्या होता है, कूलॉम होता है। और इसका क्या होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, यही तो होता है। कूलॉम अपान वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं, फैराडे, क्या कहते हैं, फैराडे, क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। अब यदि मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं, सीजीएस यूनिट की, पहले ध्यान देना, सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं अब। ये तो एसआई यूनिट की बात हो गई, अब सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। तो एक फैराडे बराबर क्या हो गया, एक फैराडे बराबर आपका क्या हो गया, 1 कूलॉम डिवाइडेड बाई वोल्टेज, 1 वोल्ट, ठीक है। और ये जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है 3 गुणे 10 की पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, याद कीजिए पहले लेक्चर पे बताया था। डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट की वैल्यू होती है कितनी, 1 अपान 300, कितनी होती है, 1 अपान 300 ESU, क्या होता है, 1 अपान 300 ESU, ठीक। तो यहां से जब ये होगा तो 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 फैराडे इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 3 से 3 क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 11, कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 11 स्टैट फैराडे, क्या हो जाएगा, स्टैट फैराडे, स्टैट फैराडे। देख रहे हो कितनी बड़ी यूनिट है स्टैट फैराडे, एक फैराडे बहुत बड़ी यूनिट है, बात समझ लीजिए, ठीक है ना, इतना मतलब छोटी नहीं है। एक फैराडे आपको बहुत होता है, आपने देखा होगा जो आपके कंडेंसर लगे होते हैं ना पंखे वगैरह पे, कितने होते हैं, माइक्रो फैराडे के, कितने होते हैं, माइक्रो फैराडे के, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान देना है कि ये सब सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ महत्वपूर्ण बात कर लें, कुछ महत्वपूर्ण बात कर लें, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो लिखिएगा नोट और हेडिंग डालिएगा नोट, ठीक है। ये सब लिख गया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के क्या लिखना है मेरे भाई, नोट डाल के आप लिखेंगे इसमें कि संधारित्र की जो धारिता होती है, लिखिएगा संधारित्र की धारिता, धारिता, संधारित्र की धारिता आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करती है, विभव पर
निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की धारिता आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करती है। यह संधारित्र के भौतिक आयामों पर आयाम का मतलब क्या हो गया यहां पर? क्षेत्रफल, लंबाई, तापमान, ठीक है, निर्भर करती है। ठीक है भाई, इसकी जो धारिता होती है वो किस पर निर्भर करती है? पहले बात समझ लीजिए, संधारित्र की जो धारिता होती है ये आपकी ना तो पोटेंशियल पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, और ना ही आपका चार्ज पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये तो फिर आप पूछेंगे किस पर डिपेंड करती है? तो ये किस पर डिपेंड करेगी? संधारित्र के भौतिक आयाम पर। भौतिक आयाम का मतलब क्या है? भौतिक का मतलब है कि उस संधारित्र का क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्या कितनी है, लंबाई कितनी है, तापमान कितना है, इस बात पर निर्भर करेगी, ना कि उस पर कितना आवेश है, ना कि उस पर कितना चार्ज है। इस बात पर आपकी जो धारिता होती है वह आपकी डिपेंडेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो सर आप लोग कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है C बराबर Q अपॉन B, जहां पर Q क्या है? आपका आवेश है, B विभव है। B क्या है? विभव है। आप लोग तो ऐसी बात करोगे, अरे भैया मैंने क्या लिखा था शुरुआत में? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q V पर डिपेंड है, मतलब आवेश वोल्ट पर क्या है? निर्भर है। लेकिन ये C क्या है? C यहां पर कांस्टेंट आया था। और क्या आप पहले ये बताइए, कांस्टेंट किसी बात पर निर्भर कर सकता है? नहीं, कांस्टेंट केवल इस पर निर्भर करेगा, यह किसी बात पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहां पर C इक्वल टू Q अपॉन V जो आप लिखे हैं ये आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके फार्मूले पे मत जाइएगा, जो मैंने वहां पर एक लाइन लिखवाई थी कि आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ता है, तो ये उस लाइन से है, ठीक है। बात समझ में आ जाए, आपकी ये बात खून में घुस जाए। क्या घुसे खून पे? यह बात घुसे कि संधारित्र की जो धारिता होती है वह आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उस संधारित्र का क्षेत्रफल कितना है, उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका तापमान कितना है, इस बात पर निर्भर करती है। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब देखिए, जो हमने यदि किसी भी चीज का हमें क्या निकालना हो? धारिता निकालना हो, किसी भी चीज की हमें धारिता निकालना हो तो क्या करेंगे? यदि आपके क्या कर रहे हैं कि एक कंडक्टर है, कितना कंडक्टर है? एक कंडक्टर है, मतलब एक संधारित्र है, तो Q का मतलब क्या हुआ कि एक संधारित्र पर आवेश, एक संधारित्र पर आवेश, यह Q क्या है? एक संधारित्र पर आवेश है और एक संधारित्र पर विभव है। ये क्या है? V क्या है? एक संधारित्र पर विभव। बात क्लियर? चलिए, ठीक है। अब यदि पहले बात सुनिए कि यहां पर क्या करना है। यदि एक संधारित्र हुआ तब तो बात आपने समझ ली। यदि दो संधारित्र हुए तो क्या करेंगे? तो यहां पर ये जो V है लिखिएगा, यदि दो संधारित्र हों, यदि दो संधारित्र हों तो उनके बीच विभवांतर, बात समझ में आ गई कि यदि दो संधारित्र होते हैं तो वहां पर भी आप क्या पाएंगे? उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बीच विभवांतर। और यहां पर क्या लिखेंगे? किसी भी एक संधारित्र पर
आवेश। और ये चीज कब लागू है? जब आपके दो संधारित्र हो, दो संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए इसे जल्दी से छाप लो, फिर देखते हैं कि हम धारिता कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, इसको पहले छापो यार। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग धारिता कैसे नापते हैं। तो लिखिएगा धारिता ज्ञात करने के लिए पद, मतलब कैसे ज्ञात करेंगे, ये विधि करने के लिए विधि, कैसी विधि है, कौन सा मेथड हम अपनाएंगे कि उससे धारिता हम लोग ज्ञात कर सकें। तो पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें से किसी एक, लिखिएगा, हम संधारित्र को Q आवेश देंगे, Q आवेश देंगे, तथा यदि दो संधारित्र हों तो समान परिमाण किंतु विपरीत आवेश देंगे। ठीक, पहले बात समझिए कि इस लाइन का क्या मतलब। देखिए, यदि आपके पास एक ही संधारित्र हो, कितना संधारित्र हो, एक संधारित्र हो, तो आप उसको कितना आवेश देंगे, क्यू आवेश दे दिया, खत्म कर दो। लेकिन अब कह रहा है कि नहीं भैया आपके पास एक नहीं है, दो है, तब क्या करेंगे, तो आपको जितना आवेश आप पहले संधारित्र को देंगे उतना ही आवेश आपको दूसरे संधारित्र को देना पड़ेगा। लेकिन उनके बीच का जो आपका क्या होगा, जो आपका नेचर होगा आवेशों का, एक को धनात्मक आवेश देंगे तो एक को ऋणात्मक आवेश देंगे। ये वाली बात लिखी हुई है। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है, यदि आप अब क्या करेंगे, तो लिखिएगा एक संधारित्र के लिए विभव ज्ञात करते हैं, एक संधारित्र के लिए विभव ज्ञात करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे, तथा दो संधारित्र के लिए क्या ज्ञात करेंगे मेरे भाई, विभवांतर ज्ञात करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ गई। यदि आपका एक संधारित्र हुआ तो एक संधारित्र के लिए आप क्या निकालेंगे, उसके लिए विभव निकाल लेंगे। यदि आपके दो संधारित्र हुए, कितने संधारित्र, दो संधारित्र, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप विभवांतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, विभवांतर। तीसरा और आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कर रहे हैं आप, अब क्या करेंगे, हम समीकरण C = Q/V का प्रयोग करेंगे, खत्म बात। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बाद में देखते हैं कि क्या सब सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए कर लिया, हटा दें, हटा दिया। आज का आखिरी देख लेते हैं, क्वेश्चन है ये। लिखिएगा, विलगित चालक गोले की विलगित
चालक गोले की धारिता ज्ञात कीजिए, धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अब कैसे करते हैं, पहले देख लो ध्यान से, फिर बाद में छाप लेना। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि किसके बारे में पूछा, बिलगित चालक गोले के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा है, बिलगित चालक गोले के बारे में पूछा है मेरे भाई। तो यहां पर क्या किया हमने, एक चालक बना लिया। ठीक है, ये आपका स्फीयर हो गया, गोला हो गया, और इसकी मान के चलो कि रेडियस आपको आर दी हुई है, इट डजंट मैटर की क्या है। हम क्या करते हैं कि हम पहला स्टेप क्या था कि इसको एक आवेश देते हैं। तो क्यू आवेश हम क्या कर दिए, इसको क्यू आवेश दे दिए। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, इसको क्यू आवेश दे दिया। दूसरा क्या था कि यदि एक ही होता है तो क्या निकालते हैं, विभव निकालते हैं। यदि दो हो तो क्या निकालते हैं, विभव के बीच में अंतर निकालते हैं, विभवांतर निकालते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, यहां पर विभव निकालेंगे, स्टेप नंबर 2। तो विभव जब निकालेंगे तो इसके लिए विभव केंद्र से आर दूरी पर जो विभव होता है, बीपी करो कितना होता है, के क्यू, आवेश कितना है, क्यू अपान आर, रेडियस आर, के क्यू अपान आर। यदि ये क्लियर हो गया हो तो बताओ के की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल के की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, यही होता है। चलो ये तो आपका क्लियर हो गया। चलिए अब तीसरा स्टेप क्या करते थे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 यार, ये चीजें यार मैं आपको इसके पहले जो है विभव बहुत अच्छे से बता चुका हूं ना, तो ये सब आई होप बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, यदि मैं बताने बैठूंगा तो फिर से बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 अब क्या करें, हम किसका यूज करते थे, C बराबर क्यू अपॉन वी का यूज करेंगे। तो क्यू, तो क्यू कितना आवेश दिए थे, क्यू आवेश, तो क्यू हो गया। वोल्टेज आपने कितना निकाला है, तो लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपकी क्या आ गई, धारिता, स्फीयर की धारिता, आइसोलेटेड स्फीयर की धारिता ये आ गई। ये केवल किस बात पर निर्भर कर रही है, ये देखो जो मैंने कहा था ना कि इसकी जो धारिता होती है ना तो आवेश पर निर्भर करती है और ना ही विभव पर निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर कर रही है, देखो 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो क्या वोल्टेज और विभव पर डिपेंडेंट है, फार्मूले पे आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये किस बात पर निर्भर कर रही है, आर पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो देखिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यदि इसमें कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी यदि दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, यदि आप इधर उधर भागेंगे तो फिर चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।